तो एटम्स में तुमको क्या क्या पढ़ना है ना, देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है एटम्स में। तो सबसे पहले जे थॉमसन्स मॉडल, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जे थॉमसन्स लिखते जाना है, थॉमसन्स मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। थर्ड है आपका रदरफोर्ड, हाँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद। उसके बाद देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कुछ। उसके बाद हम लोग देखेंगे नील्स बोर मॉडल, पहले यहाँ पे लिमिटेशन भी देख लेंगे रदरफोर्ड का, नील्स बोर मॉडल। और लास्ट में हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम का प्लूरल स्पेक्ट्रम। ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, लेकिन बेसिकली ये हम लोग को पढ़ना है, जे थॉमसन्स मॉडल। हो गया क्या? तो फर्स्ट हम लोग एकदम बहुत आसानी, इसको तो पढ़ना भी नहीं है, लेकिन सबसे अर्लियर मॉडल है एटम का, वो है जे थॉमसन्स मॉडल। क्या है? जे थॉमसन्स मॉडल। तो जे थॉमसन्स मॉडल बोलता है कि जो एटम होता है, क्या होता है? एटम। वो क्या होता है? एटम एक तुम बोल सकते हो स्फेरिकल बॉडी, या स्फेरिकल बॉडी तुम बोलो, या स्फीयर मान सकते हो। क्या है? ये आप स्फीयर मान सकते हो। और ये स्फीयर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। सिंपल। देखो ये स्फीयर बना हुआ है क्लाउड से, मतलब ये पूरे स्फीयर में क्लाउड है, और ये क्लाउड जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह, ये तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह इसमें इम्बेडेड है, जैसे सीड्स होते हैं वाटरमेलन के। वाटरमेलन को जब कट करते हो तो सीड्स नजर आता है ना चारों तरफ। अरे बोलो यार, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर है ना? ये है जे थॉमसन्स मॉडल। तो जे थॉमसन्स मॉडल में तुमको रफली क्या याद रखना है? रफली याद रखना है कि आपका एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नेगेटिवली चार्ज हैं, वो इस तरह इम्बेडेड हैं जैसे सीड्स इम्बेडेड रहते हैं किसमें? वाटरमेलन में। क्लियर है क्या? ये है आपका जे थॉमसन्स मॉडल, जो कि उतना रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं रिलेवेंट है, और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम लोग आते हैं उसके बाद, ये मॉडल तो क्या हुआ? ये मॉडल तो फेल कर गया। जब अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये मॉडल फेल कर गया। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोग जीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो उसके ये स्टूडेंट थे, उन लोग ने परफॉर्म किया था, और बेस्ड अपॉन दिस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये तुम्हारा मॉडल आया था। देखो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था? ये तुम्हारा गोल्ड का फॉइल, ये तुम्हारा गोल्ड फॉइल, ठीक है ना, वेरी थिन गोल्ड फॉइल हम लोग लिए। ये आपका गोल्ड फॉइल है, और इसके बगल में एक स्क्रीन है, ये तुम्हारा स्क्रीन है। ये जो स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZnS स्क्रीन है ना, और इसके पीछे ही तुम्हारा ये मूवेबल डिटेक्टर है, डिटेक्टर या माइक्रोस्कोप तुम कह सकते हो। ये तुम्हारा डिटेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है? डिटेक्टर, या इसको तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम लोग एक सोर्स रखें, सोर्स ऑफ अल्फा है, ये है आपका सोर्स ऑफ अल्फा रे। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग लेड ब्रिक्स रखें, ये तुम लेड ब्रिक्स है, ये तुम्हारे लेड ब्रिक्स है, ठीक है ना, ड्रॉ करके जाना है। ये तुम्हारे लेड ब्रिक्स, क्लियर है? ये तुम्हारे लेड ब्रिक्स, लेड ब्रिक्स, और यहीं से तुम्हारा सोर्स ऑफ अल्फा रे से
तुम्हारा एक ये जो है होल वो वेरी फाइन होल है, तो यहाँ से जो अल्फा रे जाएगा वो एक बीम के फॉर्म में जाएगा, कॉलीमेटेड बीम बोलते हैं, कॉलीमेटेड बीम ऑफ अल्फा रे। यहाँ से निकला और जाके टकराया किसमें, ये गोल्ड फॉइल पे। किस पे टकराया, गोल्ड फॉइल पे। समझ में आ रहा है ना। अगर टकरा के वापस आ गया, ये डिटेक्टर मूव कर रहा है, तो डिटेक्टर मूव इसको डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर इसको पास कर गया तो डिटेक्टर आपको डिटेक्ट कर लेगा ना। तो यहाँ पे बीम जा रहा है, ये आपको हम लोग बोलते हैं कॉलीमेटेड बीम। कॉलीमेटेड मतलब वेरी फाइन बीम जा रहा है इसके थ्रू, कॉलीमेटेड बीम ऑफ अल्फा रे पास कर रहा है इसमें। क्लियर है ना। तो ऐसा देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, ये डायरेक्टली पास कर रहा है। जब डिटेक्टर इस पोजीशन पे था तो इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेस को डिटेक्ट किया। कुछ अल्फा रेस इस डायरेक्शन में डिटेक्ट हुए, दे सफर स्मॉल स्कैटरिंग, वो बिखर गए, स्कैटर हो गए, उनका पाथ चेंज कर गया। और वेरी वेरी फ्यू, कह रहे ना, ये 1 in 8,000, 1 in 8,000 और सो या 8,000 से ज्यादा में एक रे का बैकवर्ड स्कैटरिंग हुआ। क्या हुआ, बैकवर्ड, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बैकवर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, ये है, ये तुम्हारा है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक बार नाम क्या है? हाँ, जिसको मैं बोलते हैं जिगर मास्टन, उसके साइंटिस्ट था, GIGER, मास्टन। गोल्ड फॉइल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना। ये है तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक एक करके हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अल्फा रे होता है हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। बाद में जब डिस्कवरी हो गया ये एटम न्यूक्लियस के बारे में, रदरफोर्ड ही डिस्कवर किया था। तो हीलियम न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। हाँ या नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहाँ से बहुत सारा बीम निकल रहा है, फाइन बीम, यहाँ सोर्स ऑफ अल्फा रे से एक बहुत सारा बीम जा रहा है और जाके टकराया, जाके गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे आपका डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर मूव कर रहा है। डिटेक्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। डिटेक्टर जब इस पोजीशन पे आया तो देखा कि मैक्सिमम यहाँ पे अल्फा रे कलेक्ट हो रहा है। जब ये अल्फा रे इस स्क्रीन पे गिरेगा, हाँ या नहीं, जहाँ पे गिरेगा तो टकराने के बाद एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है, चमकने लगता है वो जगह। अरे बोलो यार। तो यहाँ पे जब आया ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो यहाँ पे मैक्सिमम अल्फा रे मिला। इसका मतलब हुआ कि जो अल्फा रे जा रहा है इस गोल्ड फॉइल से उसका कोई भी डिविएशन नहीं हो रहा, मैक्सिमम अल्फा रे का कोई भी डिविएशन नहीं हो रहा है। अरे हाँ नहीं, कुछ आपका अल्फा रे इस पॉइंट में मिला। क्या मिला, इस पॉइंट पे। अगर सर्कुलर इसको हम लोग बोले, ऐसे सर्कल बना दे, एक अगर इंक्लोजर ये आगे की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, आगे सर्कल की तरफ, ये पूरा ढक गया है। अरे बोलो यार। तो देखा गया कि कुछ जो अल्फा रे है वो कुछ एंगल से स्कैटर कर रहा है, बिखर जा रहा है। और ये जब डिटेक्टर इस पोजीशन पे आया तो बहुत कम, अगर 8,000 अल्फा रे इसमें पास करवाया गया तो आउट ऑफ 8,000 एक ही अल्फा रे का बैकवर्ड क्या हुआ, बैकवर्ड स्कैटरिंग हुआ। क्या हुआ, बैकवर्ड स्कैटरिंग हुआ। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे देखो यहाँ ध्यान दो। तो ये जब अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस थे, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस passed without deviation, passed through the gold foil without deviation, बिना डेविएशन के पास कर दिया। हाँ या ना, बोलो यार। few alpha rays suffer through or suffer some scattering or scattered through some angle। यहाँ पे लिख लेंगे few alpha rays scattered through some angle। through some angle हम लोग बोल सकते हैं थीटा,
some angle theta, and very few, very few. हम तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखवा चुके हैं 1 in 8,000 अगर अल्फा रे गोल्ड फाइल से पास किया उसमें एक, सो वेरी few, 1 in 8,000 or so, you know, suffer backward स्कैटरिंग। ये ऑब्जर्व किया गया अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ये सारे ऑब्जर्वेशन थे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। नाउ बेस्ड अपॉन ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, ये जो रदरफोर्ड वो कंक्लूड किया, जब हम लोग को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं कि अगर ये ऑब्जर्वेशन दिखा तो हम लोग क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन ऑल दिस ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे चूंकि पास कर जा रहा है, इसका मतलब अगर एटम है, गोल्ड फॉइल में तो एटम से बना हुआ है, सब गोल्ड तो कोई भी मटेरियल वो एटम से बना होता है। इसका मतलब जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, खाली है। खाली रहेगा तो निकल जाएगा ना, हाँ या ना। और कुछ अल्फा रे स्कैटर्ड किया कुछ एंगल से, वो बताता है कि हाँ कुछ पार्ट है, मटेरियल पार्ट है, जिससे टकराने से, कोने से टकराया तो बाहर निकल गया। और बहुत कम, मान लेते हैं एक है 1 in 8,000 और सो, क्योंकि इसका बैकवर्ड रिट्रेसिंग हो रहा है एक ही का, सारा अल्फा रे क्या कर गया, पास कर गया, जो सेंटर से जा रहा होगा टकराया वो बैकवर्ड, तो वो क्या हो गया, बैकवर्ड रिट्रेसिंग। इसका मतलब कुछ मटेरियल पार्ट है लेकिन उसका साइज क्या है, वेरी स्मॉल। उतना ही पॉइंट में जब जाके टकराया अल्फा रे तो वापस आया। अरे हाँ या नहीं। तो बेस्ड अपॉन ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्या बताया, तो यहाँ पे क्या बताया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखते हैं क्विकली। तो रदरफोर्ड ने बताया कि एटम तो स्फेरिकल इन शेप है, अरे हाँ या नहीं, लेकिन उसके अंदर की जगह क्या है, खाली है। जे थॉमसन ने ऐसा नहीं बताया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यहाँ हम लोग देखेंगे, क्लियर है ना। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या बताया, पहला बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होगा एटम में, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, खाली रहता है। मैक्सिमम जगह क्या रहेगा, खाली रहेगा। अरे हाँ या ना बोल। और एक छोटा सा मटेरियल पार्ट होगा एट द सेंटर ऑफ द एटम, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। तो वहां से इसने ही न्यूक्लियस को डिफाइन किया। सो अ वेरी स्मॉल इनसाइड और वेरी स्मॉल मटेरियल पार्ट exist in nucleus sorry at center, और इसका नाम दिया known as nucleus which is positively charged, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा रे हीलियम न्यूक्लियस है। हाँ या नहीं, लेटर ऑन जब प्रूव हो गया, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो उसने बताया कि ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। बैकवर्ड रिट्रेसिंग हो रहा है ना, अगर रहता तो एब्जॉर्ब कर लेता, अगर नेगेटिव रहता तो क्या कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता, पॉजिटिव नेगेटिव को डिफ्यूज कर जाता। लेकिन चूंकि डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। अरे हाँ नहीं। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व। अब हम लोग को ना दो टर्म देखना है इसमें, ठीक है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग दो टर्म देखेंगे। पहला जो टर्म है वो है इंपैक्ट पैरामीटर। क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर। चलो इंपैक्ट पैरामीटर को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट कर रहे हैं, बी से। अब ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। हाँ या ना बोल। तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, वेरी स्मॉल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बताया गया था कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। और यहां से तुमने अल्फा रे पास करवा रहे थे, गोल्ड फॉइल से पास करवा रहे थे ना, तो मैक्सिमम अल्फा रे क्या कर जा रहा था, पास कर रहा था। अरे बोलो यार। तो ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में ले रहा हूं, और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तुम्हारा लाइन, ये लाइन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से पास कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन से अल्फा रे गया होगा, अरे हाँ नहीं, बोलो यार,
अगर इस डायरेक्शन से अल्फा रे गया होगा तो टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में आ गया होगा, यानी स्कैटरिंग उसका मैक्सिमम हो रहा है। अरे मान लेते हैं इधर भी राइट की तरफ जा रहा है फिर रुक गया, तो 180 डिग्री का हुआ ना स्कैटरिंग इस डायरेक्शन में। अब देखो मान लेते हैं अल्फा रे इस डायरेक्शन में गया, एक मैं इधर ले रहा हूँ अल्फा रे, ये देखो ये ऐसे जा रहा है, गया गया ना, ये यहाँ पे टकराया, थोड़ा सा टकराया, टच किया, तो यहाँ से टच करने के बाद ये थोड़ा सा स्कैटर करेगा, ये कुछ स्कैटरिंग होगा लाइक दिस, बोलो यार, यहाँ से स्कैटर कर दिया, ये ऐसे करके स्कैटर कर दिया थ्रू सम एंगल। ये आपका रेफरेंस लाइन, ये आपका क्या है रेफरेंस लाइन, अरे बोलो यार। और इस रेफरेंस लाइन से देखो यहाँ पे कुछ स्कैटरिंग हुआ है, इसका थीटा एंगल से स्कैटरिंग हुआ, कितना एंगल से स्कैटरिंग हुआ है, थीटा एंगल से, फिर बोलो यार हाँ है ना, बोलो। और ऐसा अल्फा रे, अगर अल्फा रे अब इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगा, होगा क्या, विदाउट स्कैटरिंग ये पास कर गया, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज विदाउट स्कैटरिंग पास कर गया। सेंटर में 0 डिग्री होगा ना, हाँ सेंटर में 0 डिग्री कैसे होगा, वापस फिर से मुड़ गया ना, 180 कहाँ होगा? कैसे नहीं होगा, अब इस डायरेक्शन में जा रहा, राइट जा रहा है ना, और ये लौट गया इस डायरेक्शन में। अब देखो ये दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, सीधा 180 डिग्री मुड़ गया है, अगर सीधा जाता तब हाँ या नहीं, सीधा जाएगा तब 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर किसको बोलते हैं, ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं कि इनिशियल डायरेक्शन देखो अल्फा रे, ये सब अल्फा रे बता रहा है, ये पैरेलल बीम है, ये क्या बता रहा है अल्फा रे, देखो ये सारा अल्फा रे में मान लेता हूं, और ये है सेंटर, ये क्या है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा रे, ये है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द अल्फा रे, और ये है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर बी। अरे बोलो यार, अगर इस अल्फा रे के लिए हम लोग को निकालना है तो ये इस डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन ये है, बाद में तो चेंज कर गया ना जी, यहाँ इनिशियल डायरेक्शन लेना है, ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा रे और ये सेंट्रल लाइन, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा इंपैक्ट पैरामीटर बी। अरे बोलो यार। और अगर मैं मान लेता हूं ये तुम्हारा सेंट्रल लाइन है और ये अल्फा रे का इनिशियल डायरेक्शन है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा इंपैक्ट पैरामीटर बी। यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना है 0, यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, अरे बोलो यार, और यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना है, देखो इस डायरेक्शन में थीटा इज इक्वल टू पाई, या हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री, अरे हाँ नहीं। और इस केस में देखो मान लेते हैं यही अल्फा रे, यही है तुम्हारा अल्फा रे का डायरेक्शन और यही है सेंट्रल लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर बी क्या होगा 0, क्या होगा 0, मतलब इंपैक्ट पैरामीटर कम है तो स्कैटरिंग क्या है ज्यादा है। यहाँ पे देखो इंपैक्ट पैरामीटर बी को तुम बढ़ा रहे हो तो स्कैटरिंग थीटा क्या कर रहा है घट रहा है, अगर इंपैक्ट पैरामीटर और भी ज्यादा बढ़ गया, देखो इंपैक्ट पैरामीटर यहाँ पे भी बढ़ गया तो स्कैटरिंग क्या हो गया कम हो गया, 0 हो गया। अरे है नहीं, इसका मतलब इंपैक्ट पैरामीटर अगर तुम बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या कर रहा है घट रहा है। जिसका इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या कम, उल्टा एक दूसरे। अरे बोलो यार, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, देखो यहां ध्यान दो, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें नंबर ऑफ अल्फा रेज डिटेक्टेड, डिटेक्टर के द्वारा जो डिटेक्ट हुआ अल्फा रेज डिटेक्टेड, और यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, अरे हाँ या नहीं, अगर डायरेक्टली पास कर जाएगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा 0, क्या होगा 0। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब मिनिमम रहेगा मतलब मैक्सिमम नंबर डिटेक्ट हुआ, अरे मैक्सिमम पास कर जा रहा था ना, यानी मैक्सिमम डिटेक्ट हुआ डिटेक्टर से, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग उसका क्या था स्मॉल। जैसे जैसे बढ़ रहा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, देखो एंगल ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पे कितना हो जा रहा है पाई 180 डिग्री, तो नंबर ऑफ अल्फा रे डिटेक्टर क्या हो गया वेरी स्मॉल। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, कैसा ग्राफ आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। नंबर ऑफ अल्फा रेज डिटेक्टेड, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द अल्फा रे, हाँ या नहीं, उसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको याद रखना है आपको, क्लियर है। इसका ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा? ग्राफ का कोई इक्वेशन नहीं, डायरेक्ट ये मैंने तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हाँ हाइपरबोला बोल सकते हैं, x y इक्वल टू कौन सा? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? चलो इसको कॉपी करो फटाफट। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एकदम आसान है, पहले समझ लो इसको।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है? कितना दूर तक अप्रोच करेगा अल्फा रे, उसके बाद ये रिटर्न कर जाएगा। देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस। अरे हाँ, ये नहीं तो यहां से अल्फा रे आ रहा था, ये तुम्हारा क्या है? अल्फा रे, सोर्स ऑफ अल्फा रे। यहां से सोर्स ऑफ अल्फा रे बहुत दूर रखा हुआ है, तो अगर ये बहुत दूर रखा हुआ है तो मैं बोलूंगा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों का साइज वेरी स्मॉल है, साइज ऑफ न्यूक्लियस भी वेरी स्मॉल है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत लार्ज है, तो मैं बोलूंगा दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कब पे रखा हुआ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ये अल्फा रे चलना स्टार्ट हुआ, देखो यहां से चलना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा ना, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये यहाँ पे रिपेल भी कर रहा था। अल्फा रे भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, लेकिन चूंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस दोनों के बीच घटेगा, रिपल्सन क्या करेगा? बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये कुछ डिस्टेंस तक मूव करने के बाद, मान लेते हैं ये पॉइंट पी तक मूव किया। कहां तक मूव किया? पॉइंट पी तक। पॉइंट पी तक मूव करने के बाद ये क्या कर गया? स्टॉप, कंप्लीटली रिपेल्ड हो गया। अरे हाँ या नहीं? तो उसके बाद ये क्या कर जाएगा? ये आपका रिटर्न कर जाएगा। इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहां से यहां तक पहुंचने के बाद ये क्या कर जाएगा? रिटर्न कर जाएगा। तो इसी डिस्टेंस के बीच, ये जो न्यूक्लियस है और ये पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना क्लोज डिस्टेंस तक मूव कर पाया है, है नहीं? तो इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी भी डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या हम लोग आर से लेट अस रिप्रेजेंट बाय आर, आर नॉट। तो इस आर नॉट को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अरे बोलो यार, इस पे कितना चार्ज होगा न्यूक्लियस पे? पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस ई। अगर एक प्रोटॉन है तो प्लस ई, अरे है नहीं? अगर 10 प्रोटॉन है तो कितना? 10 ई। अगर 20 प्रोटॉन्स है तो कितना? 20। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। नंबर ऑफ प्रोटॉन तुमको मिल गया, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना? ई प्लस जेड ई। अरे बोलो यार, हीलियम न्यूक्लियस किसको? अल्फा रे को क्या बोलते हैं? अल्फा रे को बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। 4 2He, 24He। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है। हाँ या नहीं? अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है? 4। तो इस पे कितना चार्ज होगा बता तो? प्लस 2e। कितना? प्लस 2e हीलियम अल्फा रे पे। अरे बोलो यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप अप्लाई करोगे तो मैं बोलूंगा जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, सॉरी अल्फा रे के पास इस पॉइंट पे था, उतना एनर्जी पॉइंट पी पे होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा रे एट इंफिनिटी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा रे एट पॉइंट पी। अरे बोलो यार, तो पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों चार्ज के बीच जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो होगा 1/4πε0 होता है Q1 into Q2, Q1 into Q2 बाय डिस्टेंस। यहाँ पे जब रखा हुआ तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ जी, R लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R। तो ये R जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट। प्लस काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं हाफ mv²। अरे बोलो यार, या काइनेटिक एनर्जी को के ही रहने दो। क्या रहने दो? के ही। ये कहां पे लिखें? इंफिनिटी पे रखें। क्या रखें? इंफिनिटी पे। पॉइंट पी पे आ रहा है। क्या रहा है? पॉइंट पी पे। तो इसके पास कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? 1/4πε0 Q1 into Q2 बाद में रिप्लेस कर देंगे। अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितना बचा है? R0। कितना बचा है? R0। और यहाँ आने के बाद रुक गया, मोमेंटरीली क्या कर जाता है? रुक, फिर वापस आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा? 0। किस पॉइंट पे? पॉइंट पी पे। तो 1/इंफिनिटी से कोई भी डिवाइड करोगे तो 0। काइनेटिक एनर्जी को के ही रहने देते हैं वहां पे। यहाँ पे हो गया 1/4πε0 Q1 2e। अरे 2 into क्या है? E। Q2 कितना है? ZE डिवाइडेड बाय क्या है? R0। क्या है? R0। यहाँ से आप R0 का वैल्यू निकाल सकते हो। के ही आपको दिया हुआ रहेगा, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 into E into E ZE² बाय 4πε0। 4πε0 into R0। R0 को रिप्लेस कर दो। R0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2ZE² बाय 4πε0 into KE काइनेटिक एनर्जी।
अरे हाँ नहीं, ये आपका आया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।